हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा और एज यूजुअल इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद लेंटिस प्लस गियर, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी जो है, टू डिलीवर एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर यूटिलिटीज। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज टीसीएस ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ, लैंडस प्लस गियर के साथ, ताकि यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस जो है टीसीएस प्रोवाइड कर सके इस ऑर्गेनाइजेशन को। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कि आने वाले 3 सालों में टीसीएस जो है मर्ज करेगा अपनी एडवांस एनर्जी एंड एमिशन मैनेजमेंट सिस्टम को द TCS क्लेवर एनर्जीज जिसका नाम है विद लैंडस प्लस गियर स्मार्ट मीटरिंग एंड ग्रिड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोनों ही कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है इनको मर्ज किया जाएगा आने वाले नेक्स्ट 3 इयर्स में। क्लियर है। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर आरबीआई हैज ग्रांटेड फुल ऑथराइजेशन एज अ पेमेंट एग्रीगेटर टू विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी। तो रिसेंटली आरबीआई ने फुल ऑथराइजेशन दिया है पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी कंपनी को? तो इट इज योर इन सॉल्यूशंस ग्लोबल, जिसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2004 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द साहित्य अकादमी 2024 फॉर द नोवेल टाइटल साइकेट्रिक वर्ड रिटन इन कश्मीरी। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 2024 का इनकी साइकेट्रिक वर्ड नॉवल के लिए, और जो आपकी कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है सोहन कौल। ठीक है, ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये ऐसे इंडियन को दिया जाता है। पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं उनकी जो बुक लिखी हुई है वो इंडियन लैंग्वेज या लिटरेचर को रिप्रेजेंट करती हो। तो ये एलिजिबिलिटी है आपके साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। ठीक है, और 2024 के अभी अवार्ड दिए गए हैं जिसमें कश्मीरी लैंग्वेज में एक नॉवल लिखी गई है साइकेट्रिक वर्ड और ये लिखी किसने है? सोहन कौल जी ने। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है, अभी सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है, फाइनल सिलेक्शन। ये अवार्ड सेरेमनी कब होगी? 8 मार्च 2025 को ये होगी, इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन। ठीक है, अवार्ड सेरेमनी आपकी न्यू दिल्ली में इसकी होगी। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है इट इंक्लूड्स फॉलोइंग प्राइजेस, जैसे कैश प्राइज यहाँ पे आपका 1 लाख का दिया जाता है अलॉन्ग विद अ शॉल एंड अ कॉपर प्लेग। फाइन, नाउ बात करते हैं अवार्ड्स की। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। जो प्लेग है इसे डिजाइन किया गया था, जो हमारे फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे जी, उनके द्वारा इस प्लेग को डिजाइन किया गया था जो एज अ अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा 1955 में पहला अवार्ड दिया गया था मक्खन लाल चतुर्वेदी फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन हिम तरंगिनी। ओके, पहली विमेन जिनको ये अवार्ड दिया गया था 1956 में, इनका नाम है अमृता प्रीतम फॉर पंजाबी पोएम सुनहेरू। देन जो ये अकादमी अवार्ड्स है ये बेसिकली इसका काम क्या है, इसका मेन एम है कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी लिटरेचर है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखना और उसको प्रमोट करना, ये इस जो अकेडमी है, ठीक है, साहित्य अकादमी, इसका मेन एम है। और ये अवार्ड भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो हमारे इंडियन सिटीजन है वो इसकी तरफ और आकर्षित हो और वो अपनी जो लिटरेचर है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब जो एकेडमी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन, नाउ बात करते हैं अदर साहित्य अकादमी अवार्ड, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार ऐसे दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनका कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों की लिटरेचर की तरफ। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2010 में की गई थी और इसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है, बेसिकली इसका मेन एम होता है ऐसे रीडर्स जिनकी एज 9 से 16 साल के बीच में होती है, उनके लिए कुछ अच्छा आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें आपका जो कॉपर प्लेग है वो दिया जाता है एज अ प्राइज एंड चेक दिया जाता है 50,000 का। ठीक है, नेक्स्ट है युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जिसे हम बोलते हैं। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो आपके पर्सन है वो उनकी एज, राइटर्स की जो एज है वो आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस यहाँ पे 50,000 का चेक दिया जाता है और कॉपर प्लेग यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा
ये अगेन जो बुक्स आप लिख रहे हो वो 24 इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनमें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिए गए हैं। जैसे असमी में ये असमी लैंग्वेज में अवार्ड दिया गया है, ठीक है, समीर तांती को। अरुण राजा जो बोडो लैंग्वेज में जिन्होंने अपना नॉवल लिखा है, ठीक है। ऐसे ही गुजराती में दिलीप झावरी जो हैं इनको अवार्ड दिया गया है फॉर द पोएट्री। हिंदी में गगन गिल, इनकी पोएट्री के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। केवी नारायणा, इनको कन्नड़ लैंग्वेज में लिटरेसी के लिए इन्होंने जो है काम किया है, उसके लिए अवार्ड दिया है। देन सोहन कौला भी हमने पढ़े थे। मुकेश थाली एसेस के लिए, रंग तरंग एसेस के लिए इनको जो है कोंकणी लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया गया है, ऐसी मैथिली। देन आपके के जया कुमार फॉर द मलयालम। मणिपुरी के लिए सत्यपाती देवी। मराठी के लिए सुधीर रसल। ऐसे ही यहाँ पे नेपाली और उड़िया लैंग्वेज के लिए भी अवार्ड दिए गए हैं। देन पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इन सब के लिए अवार्ड जो है मतलब विनर जो है सेलेक्ट किए जा चुके हैं। बट बंगाली, डोगरी और उर्दू के लिए अभी विनर्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, अवार्ड डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंट इन दिसंबर रविचंद्रन अश्विन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट इन विच ईयर ही वाज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड। तो रविचंद्रन अश्विन जो है इन्होंने रिसेंटली इनका रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, और इन्हें 2015 में जो है अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा इन्हें और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2016 का, पॉली उमरीगर अवार्ड 2012-13 के लिए, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2013, 15, 16, 17 और 21 के लिए। वहीं पे सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016-17 के लिए, एंड आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड ये आपका 2011 से 2020 का इनको ये अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे जो रविचंद्रन अश्विन है ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं इन अ टेस्ट क्रिकेट, और इनके जो विकेट्स हैं ये हैं 537 विकेट्स इन 106 मैचेस। इनसे पहले ये रिकॉर्ड है अनिल कुंबले जी के नाम पे, जिन्होंने 132 मैचेस में 619 विकेट्स लिए थे। इसके अलावा ये पहले बॉलर बने हैं टू टेक 100 विकेट्स इन अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और ये माइलस्टोन उन्होंने 2022 में हासिल किया था। इसके अलावा he became the second fastest bowler to reach 500 test wickets. Okay. Next is with a 37 5 wickets haul in a test, he was the second only to Muthai Muralidharan जिन्होंने 67 हासिल किए हैं, ठीक है। Now next आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, he has won 11 player of the series award in a test cricket and he holds the record as a fastest Indian to reach the 50 wickets, ठीक है। फास्टेस्ट इंडियन बने हैं टू रीच द 50 टेस्ट विकेट्स, एंड इनको जो है टॉप 10 टेस्ट विकेट टेकर्स ऑफ ऑल द टाइम में भी जगह मिली है, ओके। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हु सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ अ मिलेनिया 2024 विद अ वैल्यूएशन ऑफ ₹3.4 लाख करोड़। तो रिसेंटली इस लिस्ट को टॉप किया है, इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की जो लिस्ट आपकी आई है इससे टॉप किया है राधा कृष्णन दमानी ने, ठीक है। राधा कृष्णन दमानी द्वारा जो है इसको टॉप किया गया है। एंड ये जो लिस्ट है ये किसने रिलीज की है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इन पार्टनरशिप विद हुरन इंडिया ये लिस्ट रिलीज की गई है। और टॉप 3 की अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आपके आ जाते हैं दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो के आपके हेड हैं, और इनकी वैल्यूएशन है 2.5 लाख करोड़ की। देन आपके आते हैं श्री हर्षा मजेटी एंड नंद रेड्डी जो स्विगी के आपके हेड हैं, 1.01 लाख करोड़ का इनका जो है वैल्यूएशन है, फाइन। अगर टॉप 10 की बात करें तो 3 हम कवर कर चुके हैं। देन आप 4th नंबर पे दीप कालरा एंड राजेश मंगाओ फ्रॉम मेक माई ट्रिप, अभय सोई ये आपके 5th नंबर पे हैं फ्रॉम दी मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यशिश दहिया एंड आलोक बंसल पॉलिसी बाजार से, भावित सेठ एंड हर्ष जैन फ्रॉम ड्रीम 11, नितिन कमात एंड निखिल कमात फ्रॉम जीरोधा, देन हर्षल माथुर एंड शशांक कुमार फ्रॉम रेजर पे, और फाल्गुनी नायर फ्रॉम दी नायका, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से इस लिस्ट में शामिल हुए हैं तो सबसे ज्यादा आपके रहे हैं बेंगलुरु से विच इज 98 एंटरप्रेन्योर्स जो 200 की लिस्ट आपके रिलीज की गई है, विच इज फॉलोड बाय दिल्ली 73 एंड मुंबई 51। वहीं भी मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन की अगर बात करें सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स की तो ये आपकी अगेन बेंगलुरु रही है, 66 कंपनीज यहाँ पे थी। देन फ्रॉम मुंबई 36 एंड गुरुग्राम 31। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात करें
कंबाइंड वैल्यूएशन सारी कंपनीज की अगर कंबाइन की जाए वैल्यूएशन तो ये आपकी लगभग पहुंच जाती है 36 लाख करोड़ की, विच इज 431 बिलियन यूएस डॉलर। एंड पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो ये 20% ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 56 न्यू फाउंडर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं विद 32 कंपनीज। एंड जो लिस्ट है इट इज डोमिनेटेड बाय द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिले थे विद 50 कंपनीज। इट इज फॉलोड बाय हेल्थ केयर एंड रिटेल, ठीक है, जिससे 25 कंपनीज दोनों से थी, हेल्थ केयर से भी और रिटेल से भी। देन नेक्स्ट है कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था जो कविलेया वोरा है 22 ईयर ओल्ड, जो को फाउंडर है आपकी जेप्टो की, ये इंडिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनी है। इसके अलावा 2024 में इस लिस्ट में 19 विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो शामिल हुई हैं। एक तो आपके हमने पढ़ी फाल्गुनी नायर जी थी, फिर दूसरी आपके हैं नेहा बंसल, लेंसकार्ट की को फाउंडर, कविता सुब्रमण्यन फ्रॉम को फाउंडर ऑफ अपस्टॉक, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं हुरन रिपोर्ट की। तो इसके एमडी एंड चीफ रिसर्चर आपके हैं एनास रहमान जुनैद, करंट सीईओ है रूपर्ट होंगवर्फ, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ है वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी टैगलाइन क्या है, ऑलवेज यू फर्स्ट। Next is name the personality who is appointed as a chairman of a Economic Advisory Council to the Prime Minister EAC PM, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, विद अ एडिशनल चार्ज। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि अभी जो आपके सुमन बेरी हैं, जो नीति आयोग के भी आपके चेयरपर्सन हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ अ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने सक्सीड किया है विवेक देबरॉय को, ठीक है। अब बात करें सुमन बेरी जी की, तो इन्होंने सर्व किया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER का। एंड ये अभी जो है आपके चेयरमैन है नीति आयोग के। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसके सीईओ अभी हैं करंटली BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 2015 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप जो है सुमन बेरी जी की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट इज who is recently in December appointed as a judge of a Supreme Court under the Article 124(2) of a Constitution of India। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है जस्टिस मनमोहन। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस मनमोहन को अपॉइंट किया गया है एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, तो पहला है कि जो पर्सन है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years सर्व उसने किया होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट एडवोकेट ये होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 years, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन एक तरह से आप बोलो तभी क्वालिफाई कर पाओगे सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। साथ में ही जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं उनका रिटायरमेंट एज क्या होता है आपका, ये भी नोट करना है, 65 होता है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द सर्वे वेसल दैट वाज रिसेंटली इन दिसंबर कमीशन बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन किया है INS निर्देशक को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और INS निर्देशक जो है ये 80% इंडिजिनियसली बनाया गया है। फाइन, नाउ इसको यार्ड 3026 के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका सेकेंड सर्वे वेसल है, ठीक है। 4 सर्वे वेसल की यहाँ पे जो है डील है, और इसमें से सेकंड वाला आपका INS निर्देशक है। फर्स्ट वाला आपका कमीशन किया गया था इन मंथ ऑफ फरवरी, जिसका नाम है INS संध्या, ठीक है। फरवरी के मंथ में इसको जो है आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। फाइन, नाउ अब ये जो आपका सेकंड वेसल है ये आपका विशाखापट्टनम से आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में, ठीक है। नाउ अब बात करें SVL प्रोजेक्ट की, तो इसमें 4 आपके शिप्स हैं, संध्यक जो कमीशन किया जा चुका है, निर्देशक भी आपका कमीशन हुआ है अभी। देन आपके 2 बचे, एक तो संशोधक और आपका इक्षक। फाइन, जो शिप है इसे बिल्ड कौन कर रहा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड विच इज लोकेटेड इन दी कोलकाता वेस्ट बैंक अलॉन्ग विद दी वॉर डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी। देन लार्सन एंड टर्बो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब बात करें वेट की, तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 3400 टन का है, जिसकी लेंथ है आपकी 110 मीटर की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड सेकंड बैच ऑफ 360 लॉयटरिंग म्यूनिशन नागस्त्रा 1 फ्रॉम विच कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली सेकंड बैच जो है आपका वो नागस्त्रा 1 का वो अभी डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड,
ठीक है, इस कंपनी के साथ बेसिकली 2023 में इंडियन आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2.12 बिलियन का, ठीक है, बिलियन रुपीस का। और इस दौरान 2 बैच की यहाँ पे बात हुई थी कि 2 बैच यहाँ पे ये डिलीवर करेंगे। पहला बैच इन्होंने जून 2024 में जो है डिलीवर किया था। अभी इन्होंने सेकेंड बैच इन मंथ ऑफ दिसंबर डिलीवर किया है, सेकेंड बैच। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फीचर्स की अगर बात करें तो नागास्त्र 1 जो है ये आपका लाइट वेटेड मैन पोर्टेबल वेपन है विच इज डिजाइन फॉर अ प्रिसीजन स्ट्राइक्स। इसे हम सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जीपीएस गाइडेड सिस्टम यूज किया गया है विद अ स्ट्राइक एक्यूरेसी ऑफ जस्ट 2 मीटर। फाइन। नेक्स्ट है, इसका वेट जो है 30 kg का है। रेंज इसकी रहेगी 15 किलोमीटर्स की ड्यूरिंग द रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन। एंड ऑटोनोमस फ्लाइट की अगर बात करें तो ये 30 किलोमीटर्स की है। फाइन। एंड्योरेंस इसमें रहेगा आपका 60 मिनट। 60 मिनट का आराम से ये काम कर सकता है। इवन इसमें एक आपका डे नाइट कैमरा एड भी यूज किया गया है। एंड पैराशूट रिकवरी सिस्टम भी इसमें आपका रखा गया है फॉर इंश्योरिंग दी सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है ये आपकी सब्सिडी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, जिसके चेयरमैन आपके हैं सत्यनारायण नुवल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नागपुर महाराष्ट्र में और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिल्ड द एमसीए बार्ज LSAM-14 रिसेंटली लॉन्च इन महाराष्ट्र। तो अभी इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है एमसीए बार्ज को लॉन्च किया गया था। एमसीए बार्ज LSAM को लॉन्च किया गया था विच इज 14। एंड यहाँ पे आपको नोट करना है इसे बिल्ड किया गया है सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2021 में जो है एक डील साइन हुई थी जिसमें इनको बताया गया था कि आपको 8 LSAM जो है बनाने हैं, मतलब एमसीए बार्ज इनको 8 बनाने थे। और इस बार जो इन्होंने डिलीवर किया है ये आपका है 7th नंबर का, 7th एमसीए बार्ज ये है। अभी एक और इनका बाकी है। ठीक है, अब ये जो आपका बार्ज है इसे इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन शिप डिजाइन फर्म। एंड इसकी जो टेस्टिंग आपकी हुई थी इस मॉडल की, सक्सेसफुल मॉडल की, ये हुई थी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द अनाउंसमेंट बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विच कंट्री विल होस्ट द 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो जो 2025 का आपका एडिशन है 11th एडिशन, ये होस्ट करेगा चिली। ठीक है, चिले के सेंटियागो सिटी में ये होगा। और जो प्रीवियस एडिशन था आपका 10th एडिशन वो भी आपका चिले में जो है होस्ट किया था। एंड इस एडिशन में आपका जो नीदरलैंड है उसने टॉप किया था। ठीक है, मतलब नीदरलैंड ने विन किया था आपका जो 10th एडिशन था विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो 2023 में आपका हुआ था। ठीक है, नाउ चिले जो है, चिले ने पहले भी 2023 से भी पहले यहाँ पे जो है होस्ट किया है विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2005 और 2016 में। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है जो आपका 11th एडिशन है, इस एडिशन में पहली बार जो है देखा जा रहा है कि 24 टीम्स को जो है कंपीट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, मतलब 24 टीमें यहाँ पे कंपीट करेंगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेगा ट्राइबल आर्टिस्ट Jodhia Bai recently in December passed away. In which year she was honored with the Padma Shri Award for her contribution in the field of arts. तो जो आपके जोधिया बाई हैं इनको कौन से ईयर में जो है आपका पद्मश्री से इनको नवाजा गया था? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इनको जो है नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था 2022 में। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इनको जब अवार्ड दिया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन National Space Promotion Authorization Center as an awarding body and assessing body to strengthening the vocational education and training landscape in a space sector. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इन स्पेस को एज अ अवार्डिंग बॉडी और असेसिंग बॉडी स्ट्रेंथन करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग लैंडस्केप को स्पेस सेक्टर में। अब इसके थ्रू क्या हुआ है, ये रिकॉग्निशन की वजह से इन स्पेस को पावर मिल गई है कि ये जो NCBET सर्टिफिकेट्स हैं ये एज अ अवार्ड दे सकते हैं ट्रेनीज को जो कंप्लीट करेंगे NCBET अप्रूव्ड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, जो इनके क्वालिफिकेशंस को अप्रूव करेंगे विच इज डेवलप्ड बाय योर इन स्पेस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब ये रिकॉग्निशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की यहाँ पे बात की जा रही है जिसके कंप्लीशन पे इन स्पेस इनको जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगा।
तो पहला आपका है एसेंशियल ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मिशन डिजाइन एंड एवियोनिक्स डेवलपमेंट फॉर लॉन्च व्हीकल्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, एल्टीट्यूड डायनेमिक्स एंड नेविगेशन, एडवांसेस इन प्रोपल्शन सिस्टम फॉर स्पेस मिशन, स्पेस डेटा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये अभी यहाँ पे इन्होंने क्रिटिकल एरियाज रखे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, जो इन स्पेस डिलीवर करेगा, ठीक है। नाउ एनसीवीईटी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2018 में। करंट चेयरपर्सन इसके हैं अतुल कुमार तिवारी, ठीक है। इन स्पेस की बात की जाए तो 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और करंट चेयरमैन इसके हैं पवन गोयनका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मैंगनीज ओर प्रोडक्शन grew by -% to 2.0 metric tons 2.0 million metric tons during the April to October फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनके द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है इसमें बताया गया है जो मैंगनीज और प्रोडक्शन है ये हमारा 11.1% जो है इंक्रीज हुआ है, विच रीच टू 2.0 मिलियन मेट्रिक टन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा 11.1%। अब इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था इस मतलब जो डेटा इन्होंने रिलीज किया गया है ये 2 टाइप का था। एक तो मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल, मिनरल प्रोडक्शन की बात यहाँ पे की गई थी फाइनेंशियल 2024-25 की, ठीक है। दूसरा आपका था नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन फाइनेंशियल 2024-25 का, ठीक है। तो पहले बात करेंगे एमसीटीआर मिनरल प्रोडक्शन की। तो इसमें बताया गया है आयरन ओर ने कंट्रीब्यूट किया है 69% ऑफ अ टोटल एमसीडीआर मिनरल प्रोडक्शन, ठीक है, जिसका वैल्यू आपका 274 मिलियन मेट्रिक टन था। देन ड्यूरिंग अप्रैल, अगर बात करें ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर, ये था आपका फाइनेंशियल 2023-24 का। वहीं पे अगर हम बात करें अप्रैल से अक्टूबर फाइनेंशियल 2024-25 की, तो इसमें बताया गया है कि जो आयरन ओर प्रोडक्शन है ये आपका 4.1% से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू योर प्रीवियस ईयर, जो आपका 158.4 मिलियन मेट्रिक टन रहा है आपका, ठीक है। बॉक्साइट प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका 11.3% से बढ़ा है, विच रीच टू 13.8 मिलियन मेट्रिक टन। फाइन। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन की। तो इस ड्यूरेशन के दौरान अप्रैल से अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है ये आपका कितना बढ़ा है, 1.2% बढ़ा है, विच रीच टू 24.46 लाख टन। फाइन। इसके अलावा कुछ स्टैटिक चीजें कवर कर लेते हैं, जैसे अगर बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया अभी कौन से नंबर पे है अगर बात की जाए प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है चाइना एंड सेकेंड पे है आपका इंडिया, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कॉपर की, रिफाइंड कॉपर प्रोड्यूसर की, तो आपका इंडिया जो है वो 4th नंबर पे लाई करता है, और इंडिया से पहले चिले और पेरू जो हैं ये सबसे ज्यादा मतलब आप बोलो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं ये रिफाइंड कॉपर के। वहीं पे अगर बात की जाए आयरन ओर की, तो अगेन इंडिया जो है 4th नंबर पे आता है। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना जो है आपके टॉप 3 पोजीशन पे आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंटेड पुलिस मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विस टू 13 सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द 59th डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन डैश। तो जो 59th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे हुई थी, ये भुवनेश्वर में हुई थी, भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है। और इस इवेंट के दौरान 13 सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनको यहाँ पे मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस मेडल दिया गया था, और ये अमित शाह जी द्वारा प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है। साथ में ही जो अमित शाह जी हैं इन्होंने लॉन्च किया था बुक ऑन अ रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2024। देखिए 2024 की रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन जो है ये बुक इन्होंने यहाँ पे रिलीज की थी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ट्रॉफीज अवार्ड की थी 3 पुलिस स्टेशन को। कौन कौन से पुलिस स्टेशन है आपका, सूरत गुजरात का इच्छापुर पुलिस स्टेशन इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है। देन गंजम डिस्ट्रिक्ट का जो आपका उड़ीसा का पतापुर पुलिस स्टेशन है इसे 2nd पोजीशन हासिल की है, और 3rd पोजीशन दी गई है आपका तिमाघाट पुलिस स्टेशन इन अ ग्रीद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज लॉन्च credit guarantee scheme for electronic negotiable warehouse receipt, that is ENWR based pledge financing in a New Delhi. This scheme will provide rupees - crore corpus to support post harvest
फाइनेंसिंग फॉर फार्मर्स। तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम। किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स के लिए। एंड इस स्कीम के तहत यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपका कॉर्पस प्रोवाइड करेगा ₹1000 करोड़ का टू सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं फीचर्स की। तो इस स्कीम के तहत जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है अप टू 75 लाख का। वेरस जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यहाँ पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है अप टू 2 करोड़। तो ये ध्यान में रखना है। और गारंटी फी इसमें कितनी रहेगी? जो आपके फार्मर्स हैं उनको 0.4% पर एनम की यहाँ पे जो है गारंटी फी रखी गई है। वेरस नॉन फार्मर्स के लिए ये 1% रखी गई है। क्लियर है? नाउ कौन कौन से आपके जो है इंस्टीट्यूशन इन लोन्स को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, जो आपके स्केड्यूल बैंक्स हैं वो इसमें आपके एलिजिबल हैं। साथ में जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं ये इन लोन को आप इनसे जाके लोन ले सकते हो। ठीक है, और आपके बेनिफिशरीज कौन कौन हो सकते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं, विमेन, आपके स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी फार्मर्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आपके स्मॉल ट्रेडर्स फॉर MSME, आपके FPOs में आ गए। ये सारे आपके एलिजिबल हैं इन लोन्स को लेने के लिए। क्लियर है? नाउ ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी गारंटी कवरेज फॉर 85% ऑफ लोन्स अप टू 3 लाख एंड 80% फॉर द लोन्स बिटवीन ₹3 लाख टू 75 लाख फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसमें आपके विमेंस, SC ST PWD ये सारे आ जाएंगे। साथ में ही बताया गया है कि 75% यहाँ पे है फॉर द अदर बोरोवर्स। ठीक है, वैसे 85 किन के लिए रखा गया है? 85% 3 लाख अप टू 3 लाख का अगर लोन होगा, अगर 75 लाख तक का होगा 3 से 75 लाख के बीच में, तो 80% कर दिया गया है। वहीं पे अगर अदर बोरोवर्स होंगे तो 75% कर दिया गया है गारंटी। क्लियर है? नेक्स्ट है जो इंस्टॉलमेंट है क्लेम का, वो 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि जो लोन है 2 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अगर लोन आपका अप टू 75 लाख तक का है तो 75% पहले इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और 25% नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। वहीं पे अगर लोन आपका जो है अबव 75 लाख तक का है और 2 करोड़ तक के बीच में है तो 60% पहली वाली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और नेक्स्ट वाली में 40% मिलेगा। इसके अलावा मेंशन किया गया है जो स्कीम है ये बूस्ट करेगा, किसको बूस्ट करेगा? पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग को टू ₹5.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये भी मेंशन किया गया था यहाँ पे। Now next आपको क्वेश्चन है, with which bank the Department for Promotion of Industry and International Trade, that is DPIIT, has signed an MOU to provide startup with a world class banking and financial services. तो रिसेंटली जो है HDFC बैंक ने DPIIT के साथ कोलैबोरेशन किया है या MOU साइन किया है ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सके। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी इसकी कवर कर लेंगे। सो DPIIT के सेक्रेटरी आपके हैं अमरदीप सिंह भाटिया। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात करी जाए अगर HDFC बैंक की तो इसके करंट CEO हैं शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा नोट करना है रिसेंटली DPIIT ने MOU साइन किया है टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगेन इन्होंने भी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया है टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो डिजिटली जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनको डिजिटली एम्पावर किया जा सके इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट which is safe accommodation site adjacent factory employee accommodation worker housing for manufacturing growth that highlights the importance of secure affordable flexible and efficient housing solutions for industrial worker। तो रिसेंटली आपकी ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक है, जिसका मेन एम क्या था? हाईलाइट करना इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हाउसिंग सॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। ठीक है, अब जो ये इनिशिएटिव है, ये जो आपकी रिपोर्ट है, इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ अ यूनियन बजट 2024-2025, जिसका मेन एम है एड्रेस करना जो भी आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। ठीक है, उन पे बेसिकली उनको एड्रेस करना यहाँ पे। ठीक है, एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विद अ वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड
वाइबिलिटी, गैप फंडिंग, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एंकर इंडस्ट्रीज, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन December 2024 इंडियन आर्मी हैज साइंड अ MOU विद व्हिच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ मेजर रेलिंगनाउ बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ ब्लेयर। तो इन मंथ ऑफ नवंबर आपका मेजर रेलिंगनाउ बॉब खातियांग म्यूजियम ऑफ ब्लेयर जो है ये इनॉग्रेट किया गया था डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इन दी तवांग, अरुणाचल प्रदेश। और अभी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ फॉर मेंटेनिंग दिस म्यूजियम, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और सिग्नेटरीज यहाँ पे थे आपके तवांग डेप्यूटी कमिश्नर खांगी दरांग एंड आपके ब्रिगेडियर VS राजपूत थे फ्रॉम दी 190 माउंटेन ब्रिगेड से। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल Zscaler थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड OT थ्रेट्स रिपोर्ट, which country tops the list globally in a mobile malware attacks accounting for 28% of worldwide attacks। तो रिसेंटली Zscaler ने एक रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हमने देखा। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स कौन सी कंट्री पे हुए हैं। तो इस कंट्री को टॉप किया है, इस लिस्ट को टॉप किया है इंडिया ने। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है मोबाइल मैलवेयर अटैक्स जो है वो हुए हैं और लगभग ये आपका 28% है पूरे, अगर हम सब कंट्रीज को मिला दें या ग्लोबली बात करें तो 28% ये इट इज अकाउंटिंग फॉर 28% ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड अटैक्स। फाइन। अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका USA, जिसमें 27.3% यहाँ पे अटैक्स देखे गए हैं एंड थर्ड नंबर पे आपका कनाडा। तो सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स इंडिया पे हुए हैं 28%, फॉलोड बाय USA एंड कनाडा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इनका टॉप टारगेट है ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स अटैक्स, एक्सपीरियंसिंग 81% ऑफ ओवरऑल अटैक्स, फॉलोड बाय सिंगापुर, UK, जर्मनी एंड कनाडा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो सबसे मेन टारगेट आपका US को रखा गया है यहाँ पे। फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं की पॉइंट्स की जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे इन्होंने बोला है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 111% यहाँ पे मोबाइल स्पाईवेयर जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे 29% इंक्रीज बैंकिंग मैलवेयर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक शार्प राइज हमें देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल मोटिवेटेड साइबर अटैक्स में। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है या फाइनेंशियल साइबर अटैक्स यहाँ पे हमें ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर जो है ये 45% जो है इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा 50% से लगभग 50% यहाँ पे मोबाइल अटैक्स जो हैं ये आपके ट्रोजन्स हैं, ठीक है। ये बोला है ये ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है, बेसिकली आपका मैलवेयर होता है जो आपके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, ठीक है, उनको स्टील करता है। फाइन। और इसे रिमोटली भी कंट्रोल जो है किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि 200 से ज्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन, ये पॉइंट थोड़ा खतरनाक सा है कि 200 से ज्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं गूगल प्ले पे। अगर आप एप्लीकेशन डालते हो अपने मोबाइल फोन में, उसके थ्रू भी आपका जो मैलवेयर है वो आपके फोन में एंटर कर सकता है और आपको जो है हार्म पहुंचा सकता है। इसके अलावा देयर वाज अ 45% राइज इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर ट्रांजैक्शन, ये भी देखा गया था यहाँ पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका कि यहाँ पे जो हमने बात की मैलिशियस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे देखा गया है अनत्सा एक आपका एंड्रॉइड बैंकिंग मैलवेयर है जो यूज करता है PDF एंड QR कोड रीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैलवेयर्स, ठीक है। अपने मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हो, या अपने आप का अपना एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर करने के लिए या हार्म ज़्यादा करने के लिए ये PDF और QR कोड रीडर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर इसके बारे में देखें तो एनेत्सा जो है या टी-बॉट आप बोल सकते हो, ये इसका नाम है। टी-बॉट या ट्रॉडलर नाम से भी ये इसको जाना जाता है। ये आपका बैंकिंग ट्रोजन है। अगर इसका टाइप पूछा जाए कि ये कौन सा टाइप का मैलवेयर है तो बैंकिंग ट्रोजन है। ट्रोजन अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अफेक्टेड ये क्या करता है, ये एंड्रॉइड पे बेसिकली आपका टारगेट करता है, ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टारगेट करता है। एंड अफेक्टेड डिवाइसेस आर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। तो इस टाइप की चीजें जो हैं उसमें ये आपको हार्म करता है, ठीक है।
नाउ व्हाट इज एनेत्सा? एनेत्सा एक बैंकिंग ट्रोजन है जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बेसिकली बनाया गया है। ये आपके मोबाइल में एंटर करता है और फुल कंट्रोल ले लेता है आपके डिवाइस का, एंड आपके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन करता है और आपका अकाउंट खाली कर देता है। ठीक है, आपकी जो है जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, खास इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पासवर्ड्स होंगे, ठीक है, बैंक आप जैसे ऑनलाइन बैंकिंग करते हो उसके पासवर्ड ये लेके जो है ट्रांजैक्शन कर देगा ऑन आपके बिहाफ पे, और आपको यहाँ पे सारी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो आपके फोन से हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन अ $1 million लोन अग्रीमेंट विद इंडिया टू एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो रिसेंटली इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है $350 बिलियन का। किस चीज के लिए? ताकि हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको और एक्सपैंड किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए $350 मिलियन का जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, एंड ये अग्रीमेंट साइन हुआ है अंडर दी स्माइल प्रोग्राम। ठीक है, इट इज साइन अंडर दी सेकेंड सब प्रोग्राम ऑफ अ स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम, दैट इज स्माइल प्रोग्राम, इंप्रूव करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। फाइन। इसके अलावा रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र के नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज सेकंड के लिए जो है महाराष्ट्र के साथ एमओयू साइन किया है, और यहाँ पे ये जो है 1527 करोड़ का अमाउंट इन्होंने जो है अप्रूव किया है महाराष्ट्र के नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज सेकंड के लिए। और ये आपके जो अग्रीमेंट था इसमें सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं? श्रवण हर्दीकर जो आपके एमडी है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, एंड मियो ओका जो कंट्री डायरेक्टर हैं आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इन दोनों के बीच में ये डील साइन हुई थी। किसकी डील है? नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज सेकंड की ये डील है। और इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो जो है डील साइन की है इंडिया के साथ। इसके अलावा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी जो है इसके लिए इन्होंने डील साइन की है। तो ये दोनों ही आपके इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें हमें जो है हेल्प कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और टोटल अमाउंट इनका है 3586 करोड़ का। ठीक है, इन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट बेसिकली टोटल अमाउंट की यहाँ पे बात कर रही हैं, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 3586 करोड़ की दी है फॉर द नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज सेकंड के लिए। ठीक है, और जो फेज सेकंड है ये बेसिकली यहाँ पे 4 एक्सटेंशन इसके होंगे आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और टोटल इसकी जो लेंथ रहेगी वो आपकी रहेगी 44 किलोमीटर्स की, इंक्लूडिंग योर 32 स्टेशंस। फाइन। Now next up question है, name the organization that has signed an MOU with the Dubai International Financial Center, that is DIFC, to enhance cross-border collaboration। किस चीज के लिए? फिनटेक के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एंड इनोवेशन के लिए। तो रिसेंटली नेस्कॉम द्वारा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज द्वारा MOU साइन किया गया है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ, ताकि और एनहांस किया जा सके क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को। किसकी फील्ड में? फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन की फील्ड में। और यहाँ पे ये डील साइन की गई थी राजेश नाम्बियर जो प्रेसिडेंट है नेस्कॉम के, एंड आरिफ एमरी जो CEO है आपके DIFC अथॉरिटी के। फाइन। नेस्कॉम की बात करें तो प्रेसिडेंट हमने अभी पढ़े राजेश नाम्बियर जी। इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में, और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। Now next आपका क्वेश्चन है, which company signed a deal with a Bank of Bhutan, जो आपका लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है भूटान का, टू मॉडर्नाइज द बैंक्स डिजिटल कोर फॉर एनहांस कस्टमर सर्विसेज। तो रिसेंटली TCS द्वारा डील साइन की गई है बैंक ऑफ भूटान के साथ, ताकि जो बैंक की सर्विसेज हैं उनको और एनहांस किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए। फाइन। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और TCS यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को, ताकि और अच्छे जो है बैंकिंग ऑपरेशंस यहाँ पे एनहांस किए जा सके और अच्छी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। नाउ बैंक ऑफ भूटान की अगर बात करें, इसके चेयरमैन है आपके कर्मा योंटन, इसके करंट CEO है डॉर्जी केदिन, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका थिम्पू भूटान में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1968। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसम्बर द Employees State Insurance Corporation, that is ESIC, has bagged 4 awards at the Regional Social Security Forum for Asia and Pacific held in Dash। तो जो आपका RSSF एशिया पैसिफिक फोरम जो था ये हुआ था आपका रियाद,
सऊदी अरेबिया में। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 4 अवार्ड जीते थे। एक आपका है ESIC द्वारा जो अवार्ड जीता गया है इनकी ऐप के लिए, आस्क एन अपॉइंटमेंट AAA+, ठीक है। तो ये आपका जो है आस्क एन अपॉइंटमेंट, ये ऐप के लिए इनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है विद अ स्पेशल मेंशन फ्रॉम द जूरी फॉर इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। साथ में इनको 3 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट एंड डिजीजेस, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड सिस्टम रेसिलेंस के लिए, ठीक है। अब ये जो फोरम था ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और आपकी ESIC के बिहाफ पे अशोक कुमार सिंह जो डायरेक्टर जनरल है ESIC के, इन्होंने अवार्ड को रिसीव किया था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1927। करंट प्रेसिडेंट आपके हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान, जिन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था अशोक कुमार जी को, ठीक है। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के? इनका नाम है मार्सेलो अबी रमिया सेंटानो, ओके। Next is the Eurogroup tie-us appointed which among the following personality as its brand ambassador। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपका यूरोग्रुप टायर्स का? तो इट इज योर MS धोनी। फाइन, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।